हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग मैकेनिकल में पावर प्लांट की सीरीज़ चला रहे हैं पीवाईक्यू की, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आप आज बॉयलर फाइनली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग ने उसमें क्या किया था। फर्स्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर पढ़ा हम लोगों ने, सेकेंड में क्या किया था हम लोग ने, बॉयलर माउंटिंग, फिर एसेसरीज़ के बारे में उसके पढ़ा हम लोगों ने। अब लास्ट टॉपिक इसमें जो बचता है वो बचता है बॉयलर परफॉर्मेंस। बॉयलर परफॉर्मेंस के भी खूब ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं लगभग हर साल किसी न किसी जेईई एग्ज़ाम में या एई एग्ज़ाम में भी, इसरो में भी इसके क्वेश्चन बॉयलर परफॉर्मेंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बॉयलर परफॉर्मेंस भी इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अब आप अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हो तो उसको आप देख लो, जिसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की बात की थी। बॉयलर माउंटिंग के हम लोगों ने 15 से 16 क्वेश्चन किए थे, बॉयलर एसेसरीज़ के हम लोगों ने 15 से 16 क्वेश्चन किए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बॉयलर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो बॉयलर परफॉर्मेंस के बारे में जब बात करते हैं कि हम लोग बॉयलर से क्या, बॉयलर हमारा काम क्या करता था, बॉयलर क्या करता था यार, उसको वाटर देते थे किसी ड्रम में और फर्नेस में आग लगाते थे, वो हमारा स्टीम जनरेट करती थी। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या बॉयलर से हम लोग लेते हैं। अब बात आई परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर। तो सबसे पहले जो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे बॉयलर की, तो वो कौन सा देता है, इवेपोरेशन रेट। इवेपोरेशन रेट हमारा जो है पहला परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है इसका। और इवेपोरेशन रेट क्या होता है, इवेपोरेशन रेट ये होता है कि अगर हम जैसे वाटर से स्टीम कन्वर्ट करते हैं तो पर आवर में कितना इवेपोरेट हो पा रहा है हमारा वाटर, कितना स्टीम बना पा रहा है। और ये जो डिपेंड करता है ना इवेपोरेशन रेट, वो एक तो टाइम पे डिपेंड भी करता है, लेकिन जो हमारा फर्नेस है ना, हीटिंग सरफेस पे भी डिपेंड करता है, ग्रेट एरिया पे भी डिपेंड करता है। आप समझ रहे हो बात को, ये सारी बातों पे ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहला परफॉर्मेंस में क्या बात करेंगे हम, इवेपोरेशन रेट। इस पे भी क्वेश्चन डिफरेंट जेईई एग्जामों में आया हुआ है। तो आओ देखते हैं इवेपोरेशन रेट क्या होता है। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपका एक इंपॉर्टेंट सबसे पहला फैक्टर है आपका इन बॉयलर परफॉर्मेंस, एज इट इज डिपेंड ऑन, मैंने क्या बोला, ग्रेट एरिया पे डिपेंड करता है और हीटिंग सरफेस पे भी डिपेंड करता है। अब देखो क्या है, डिफाइन कैसे करते हैं इसको। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इनटू स्टीम, क्वांटिटी ऑफ वाटर इवेपोरेटेड इनटू स्टीम पर आवर। इसको इसमें तो करते ही करते हैं, लेकिन इसको 2-3 टर्म में और दिखा सकते हैं। मैंने क्या बोला इसमें, ये आपके किस पे, ग्रेट एरिया पे भी डिपेंड करता है और हीटिंग सरफेस पे भी डिपेंड करता है। तो इसको इस टर्म में भी आप दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो, देखो आप, ये तो हमारा पहला ही था कि मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो वाटर होता है स्टीम में कन्वर्ट होता है पर आवर, ये तो हमारा एक बेसिक उसमें कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ग्रेट एरिया और हीटिंग सरफेस के टर्म में भी दिखा सकते हैं। कैसे, देखो आप, इन केजी स्टीम पर आवर। अब इसमें और ये देखो, और केजी ऑफ स्टीम पर आवर पर स्क्वायर मीटर ऑफ द हीटिंग सरफेस। ध्यान रखना है इसको, सिर्फ एक टर्म में ही नहीं दिखा सकते, किस किस पे डिपेंड कर रहा है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है, और वो क्वेश्चन पूछ लेगा इस पे, ये जान लो आप। ये आपको, आप लगभग सबको यही याद रहता है यार, कितने आवर में हमारा जो वाटर इवेपोरेट होके स्टीम बना ले रहा है, वही होता है हमारा इवेपोरेशन रेट। नहीं, वो और बातों पे भी डिपेंड करता है। हमारा जो ग्रेट होता है, ग्रेट क्या होता है, ग्रेट पे मैंने आपको बताया था, जो कोल ओल हमारा रखा जाता है उसको हम ग्रेट बोलते हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। ग्रेट एरिया पे, ग्रेट एरिया पे भी डिपेंड करता है। हमारा जो हीटिंग सरफेस है ना, उस पे भी डिपेंड करता है। तो ये आपको याद रखना है। आप ये नहीं बोल सकते कि इवेपोरेशन रेट सिर्फ कितने आवर में यार कितनी हमारा स्टीम को इवेपोरेट कर दे रहा वही है, नहीं। इसीलिए ये मैंने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है और ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में ये दे देगा, पूछ लेगा इवेपोरेशन रेट क्या होता है और उसके 2-3 ऑप्शन दे देगा, नीचे लिख देगा ऑल ऑफ द अबव। अब लगभग सबको क्या ध्यान रहता है, यही याद रखता है यार, स्टीम पर आवर, ये वाटर इवेपोरेटेड इनटू स्टीम पर आवर। वो भूल जाते हैं कि वो ग्रेट एरिया पे और तुम आपका उस पे हीटिंग सरफेस पे भी डिपेंड करता है। तो आपको तीनों ध्यान रखना है, इसीलिए इसको डिफिनेशन मैंने अच्छे तरीके से लिखा है। आपको तीनों बातें याद रखनी है। अब इस पे डिपेंड करता है, और स्टीम पर आवर पर क्यूबिक मीटर ऑफ फर्नेस वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, और केजी ऑफ स्टीम पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न। ये अब आपको ध्यान हो गया होगा, इसको पूरा आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हो आप।
कि इवेपोरेशन रेट किन किन बातों पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम ऑफ फर्नेस पे भी डिपेंड करता है, ग्रेट एरिया पे डिपेंड करता है, हीटिंग सरफेस पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो आप? तो इवेपोरेशन रेट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है इवेपोरेशन रेट। तो पहला जो आपका ये क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस का, वो इवेपोरेशन रेट है। अब इस पे बहुत सारे उस पे डिपेंड कर रहा है, तो एक ही तो नहीं हो सकता परफॉर्मेंस, बहुत सारे क्राइटेरिया आ गए। इसीलिए एक नया टर्म इसमें डिफाइन किया गया, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। एक नया टर्म आपका डिफाइन किया गया, क्या? इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, ये आप जान लो, बहुत ज्यादा पूछता है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। आप समझ रहे हो बात को? इक्विवेलेंट इवेपोरेशन बहुत ज्यादा पूछता है। और इक्विवेलेंट इवेपोरेशन को समझने के लिए आप क्या करोगे? आप समझ रहे हो बात को? इक्विवेलेंट इवेपोरेशन को समझने के लिए क्या करोगे? इसको एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या है? इट इज डिफाइंड एज द इक्विवेलेंट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1.013 बार। हेंस द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन ऑफ 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस नीड 1257 किलो जूल। ये याद रखना है आपको। अब समझो आप बात को, मैं बताता हूं आपको कैसे। आप समझो, यहां पे है वाटर, मान लो, अब समझो आप इस बात को कि यार यहां पे हमारा क्या है? फीड वाटर है। और यहां पे क्या बनेगा? मान लो ये आपका सैचुरेटेड स्टीम। ध्यान से समझना, एक बार समझ जाओगे ना तो आपका ये एकदम आपको समझ में आ जाएगा। बस समझना है आपको कि कैसे आता है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये है आपका फीड वाटर, और इसी से यार फीड वाटर को ही बर्न करते हैं फर्नेस से, वो हमारा स्टीम में कन्वर्ट होती है। तो जो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन क्या होता है ना, कि यहाँ पे जो टेम्परेचर लेते हैं फीड वाटर का, वो क्या लेते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। और प्रेशर क्या लेते हैं? एटमॉस्फेरिक लेते हैं 1.013 बार। समझ रहे हो आप बात? और जो हमारा सैचुरेटेड स्टीम बनेगी ना, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बनेगी, उसका भी टेम्परेचर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। और जो इसमें प्रेशर होगा यहां का भी क्या होगा? 1.013 बार। तो यहां से टर्म निकल के आया इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। आप समझ रहे हो बात को कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा फीड वाटर भी है, और हमारा क्या सैचुरेटेड स्टीम भी कितने पे है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, जो हमको स्टीम मिल रही है वो भी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम पे 100 डिग्री सेल्सियस मिल रही है, और प्रेशर हमारा कितना है? 1.013 बार। अब क्या होता है, जब आप जानते हो कि ये क्या है? टेम्परेचर यहां पे तो कांस्टेंट है यार। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हमारा एक नया टर्म आता है यार, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फेज है, फेज ट्रांजिशन हो रहा है ना, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसे तो हीट ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा, डेल्टा टी तो 0 है। आप समझो, तो यहां पे तो ऐसे ही हीट ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। तो आप एक टर्म जानते हो कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट आता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हीट होती है, और इसी को क्या बोलते हैं? HFG। यहां पे क्या हो जाएगा? HFG। और इसी की वैल्यू बोल रहा है कि वो 2257 है किलो जूल पर केजी। आप समझो इस बात को। ये समझो आप बात कहां से आया। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन आज के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार फीड वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे हो, और जो हमें स्टीम मिले ना वो भी हमें क्या? ड्राई सैचुरेटेड स्टीम भी कितने पे मिले? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और प्रेशर भी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो यार इसमें तो हीट ट्रांसफर होएगा ही नहीं, क्योंकि यार टेम्परेचर दोनों का तो कांस्टेंट है। तो यहां पे एक टर्म आप जानते हो कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसी की वैल्यू कितनी बता रहा हूं? 2257 किलो जूल पर केजी है। ये कब होता है? ये स्टैंडर्ड कंडीशन है कि हमारा जो फीड वाटर है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे हो, और जो हमारा स्टीम बने ना वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे हो। यही पूछ लिया जाता है, सीधे यही पूछता है उसमें
कि इक्विवेलेंट जो इवेपोरेशन बनता है वो क्या है, स्टेटमेंट में यही देगा कि जो हमारा फीड वाटर है वो क्या स्टैंडर्ड कंडीशन होती है ये, और जो बन रही है जिस पे उस पे क्या कंडीशन होती है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, आप समझ रहे हो, समझ रहे हो आप बात को। लेकिन यार ये तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन है, ठीक, इसको तो हम डिफाइन कर दिए कि यार ये इतनी हीट हमको मिलेगी 2257 किलो जूल पर केजी, ठीक। लेकिन यार ये तो हमेशा नहीं होगा ना बॉयलर में, ये ऐसा पॉसिबल है क्या कि फीड वाटर हमारा यार 100 डिग्री सेल्सियस पे रहे और जो हमें स्टीम मिली वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे रहे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वहां तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, तब कैसे निकालेंगे? आप समझ रहे हो, तब इक्विवेलेंट इवेपोरेशन कैसे निकलेगा? ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन है, ऐसा हमेशा जरूरी तो नहीं है। टेम्परेचर भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, आप समझ रहे हो बात को। तो उसके लिए कैसे करेंगे आप देखो, उसके लिए क्या करेंगे। अब दो कंडीशन है, दो कंडीशन है इसमें स्टैंडर्ड वाली। देखो आप इस दूसरा वाला क्या कंडीशन है, आप इसको देखो। ये तो हमारा जो बताया था मैंने आपको, वो तो तब कंडीशन थी जब स्टैंडर्ड है कि हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक हो यार, और जो हमारा टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है बॉयलर में कि हमेशा वही हो। तो अब क्या करते हैं, अब कैसे निकालते हैं? इसीलिए एक टर्म यहां पे निकाला गया, इवेपोरेशन फैक्टर। इवेपोरेशन फैक्टर का टर्म यहां पे आया क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन तो हमें कभी मिल नहीं सकती यार, आप समझ रहे हो बात को। तो क्या हुआ, मान लो हम यहां पे जो हमारा फीड वाटर का ये हमारा वर्किंग कंडीशन है। अब जो हम लोग करेंगे वो वर्किंग कंडीशन की बात करेंगे। ये वर्किंग कंडीशन है, यहां पे बात कर लेते हैं हम स्टैंडर्ड कंडीशन। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, समझ रहे हो बात को। मान लिया यहां पे क्या है, मास क्या है, ma, इसको बोल दो एक्चुअल इवेपोरेशन, और यहां पे क्या होगा, ये तो स्टैंडर्ड है ना, तो इसको बोल दो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। यहां पे क्या है, मान लीजिए एंथैल्पी फीड वाटर की कितनी है, HF है, ये फीड वाटर है अपना। और यहां क्या है, यहां पे जो बन रही है वो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बन रही। यहां की एंथैल्पी कितनी मान लेते हैं, H, समझ रहे हो आप बात को। और यहां पे क्या था, यहां पे अपना फीड वाटर था, और यहां पे जो H हमको पता है यहां पे कि यहां पे जो हम निकालते थे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकलता था, वो कितना निकलता था, 2257 किलो जूल पर केजी। यही तो निकालते थे यहां पे, क्योंकि यहां पे क्या टेम्परेचर होता था, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और प्रेशर कितना होता था, 1.3। और यहां पे भी टेम्परेचर कितना होता था, 100 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होता था, 1.013। ये स्टैंडर्ड कंडीशन थी, हमको मिल रहा था 2257 किलो जूल पर केजी। तो यहां पे जो हीट एब्जॉर्ब होगी ना वर्किंग कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में जो हीट एब्जॉर्ब होगी कितनी होगी, मास एक्चुअल इवेपोरेशन इनटू डेल्टा H, ये ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का जो एंथैल्पी है और यहां पे फीड वाटर की जो एंथैल्पी, आप समझ रहे हो बात को। ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा हीट एब्जॉर्ब्ड, एक्चुअल हीट एब्जॉर्ब जो होगा वो क्या होगा, एक्चुअल जो है इवेपोरेशन इनटू डेल्टा H। अब इसको क्या लिख सकते हो, Ma, और इसको क्या लिखोगे, H माइनस HF। ये है आपका, इसमें मिलेगा।
और इसमें क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन ये है, तो इसमें जो हीट निकलेगी वो कितने होगी, इनटू डेल्टा एच एफ जी, यही ना मिलेगी हीट जो एब्जॉर्ब होगी। आप समझो बात को। इस पे जो हम बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन है। हमने बात किया इक्विवेलेंट इवेपोरेशन कैसे मिलेगा, कि वो स्टैंडर्ड कंडीशन है कि जो हमारा फीड वाटर है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे हो, और जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम मिले ना हमको वो भी कितने पे हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसमें जो एनर्जी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो कितनी है, 2257 किलो जूल पर केजी। और यहां पे कैसे निकालेंगे, यहां पे तो यार ऐसा नहीं पता है, क्योंकि यहां पे जो हमारी कंडीशन फीड वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं है, ड्राई सैचुरेटेड जो, ये दोनों डिफरेंट है। ये तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन बोल दिया यार, ये जो एक्चुअल हो रहा है हमारे बॉयलर, समझ रहे हो आप बात को। अब ये हीट निकाल दी हमने आप यहां पे। अब अगर हम बात निकालें इसको तो क्या निकल के आएगा, इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा एच एफ जी इक्वल टू एक्चुअल इवेपोरेशन इनटू एच माइनस एच एफ वन, ये है। अब यहां से इक्विवेलेंट इवेपोरेशन अगर हम निकालें तो कितना आएगा, एक्चुअल इनटू एच माइनस एच एफ वन अपॉन एच एफ जी, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 2257 किलो जूल एम ए इंटू एच माइनस एच एफ वन अपॉन 2257, ये है। ये निकल के आता है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, और इस पे क्या पूछ लेता है, न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है आपका, इस पे क्या पूछता है, न्यूमेरिकल भी खूब पूछता है, और ये डिफिनेशन डायरेक्ट पूछता है, ऑप्शन में भी दिया रहता है। तो आपको अब समझ में आ गया हो कि ये निकलता कैसे है। आप समझ रहे हो बात को, आप इसको समझो कैसे ये निकल गया यहां से। ये देखो, वर्किंग कंडीशन में हमारा एक्चुअल इवेपोरेशन हो रहा है, इसमें तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग टेम्परेचर है, तो एंथैल्पी भी हमारा क्या है, अलग अलग है। तो इसको क्या निकले, कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी यहाँ पे, मास ऑफ एक्चुअल इवेपोरेशन इनटू एंथैल्पी का डिफरेंस, वहां पे लिख दिया। और ये एच एफ क्या है, फीड वाटर की एंथैल्पी, और यहाँ पे ये एच क्या है, ड्राई सैचुरेटेड, इतनी स्टीम यहाँ पे एब्जॉर्ब। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको पहले ही बता दिया कितनी हीट, इसमें लेटेंट हीट एब्जॉर्ब जो हुई वो कितनी, 2257 किलो जूल पर केजी। अब क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है, दोनों की हीट को अगर हम बराबर कर दें यहाँ पे तो क्या निकल के आएगा, इक्विवेलेंट एक्चुअल एच माइनस एच एफ वन अपॉन 2257 किलो। आप समझो इस बात को। और इस चीज को ही क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन फैक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन फैक्टर, एच माइनस एच एफ अपॉन, और ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन फैक्टर। ये टर्म क्यों आया, क्योंकि इक्विवेलेंट इवेपोरेशन में तो हमने देखा यार वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या होता है, हमारा ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बन रही है। लेकिन वर्किंग कंडीशन में तो ऐसा नहीं होता यार, टेम्परेचर दोनों का चेंज हो सकता है। तो वहां पे ये टर्म निकाला गया ये, और ये पूछता है, आप समझ रहे हो बात को, ये पूछता है। अब यहां पे जो ये H है वो कई टाइप के हो सकते हैं। अगर वेट स्टीम है तो यहां पे जो HF होगा HF प्लस X HFG आ जाएगा। अगर ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है तो आपका HG आ जाएगा। सुपर हीटेड है तो H की जगह पे H सुपर हीटेड आ जाएगा। ये समझना है आपको। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट इवेपोरेशन क्या है। आप समझ रहे हो बात को, देख लो ऐसे निकालते हैं इवेपोरेशन। ये हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन है कि टेम्परेचर भी हमारा फीड वाटर का भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा और ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में जो मिलेगा वो भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन है। लेकिन एक्चुअल में तो यार ऐसा होता नहीं है ना, वाटर बॉयलर में वहां पे टेम्परेचर फीड वाटर भी डिफरेंट टेम्परेचर पे होगा। जो स्टीम बनेगी वो सुपर हीटेड भी कभी बनती है। समझ रहे हो इस बात को। तो वहां पे एक टर्म आया इवेपोरेशन फैक्टर, और वो निकालते कैसे, ये जैसे मैंने बताया।
ये है आपका फाइनल इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। और ये H कुछ भी हो सकता है, अगर वेट है तो HF प्लस X HFG आ जाएगा, और ड्राई सैचुरेटेड है तो ये HG आ जाएगा, और सुपर हीटेड है तो H की जगह पे क्या आ जाएगा, सुपर हीटेड। अब आप समझो इस बात को। ये जो मैंने बताया वही चीज है यहां पे, ये देखो वही सब चीज है जो मैंने बताया, और ये निकल के आता है एक्चुअल। अब इसकी यूनिट ये हो सकती है या केजी पर आर भी हो सकती है। अब ये सब आपको ध्यान रखना है, जो जो मैंने बताया है उसी को यहां पे लिखा है, अच्छी राइटिंग, बस समझ में आना चाहिए आपको। इक्विवेलेंट आज के बाद इवेपोरेशन पे कोई पूछ ले तो कि क्या होता है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, ये निकल के आता है। और ये याद होना चाहिए, याद होना चाहिए बिल्कुल कि ये H क्या है, HF1 क्या है, और ये जो आपका है डेटा 2257 कैसे, तो तुरंत आप निकाल लोगे क्वेश्चन। आप समझ रहे हो बात को। ये देखो आप, मैंने ये बोला था ना H कुछ भी हो सकता है आपका, अगर वेट हो तो आप ये लिखो HF प्लस X HFG, और ये HG आप ड्राई स्टीम के लिए लिख सकते हो, और सुपर हीटेड के लिए सुपर हीटेड लिख दो। और इस टर्म को क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपका कि H माइनस HF1 जो है वो क्या है, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन फैक्टर, और हमेशा क्या होगा, ये ग्रेटर देन यूनिटी हो। समझ लो बात। ये है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, और क्वेश्चन एक आता ही है एसएससी जेईई में भी, एक क्वेश्चन आएगा ही, चाहे तो इवेपोरेशन फैक्टर पूछ लेंगे, चाहे तो आपको इक्विवेलेंट इवेपोरेशन पूछ लेंगे, उसकी डिफिनेशन पूछ लेंगे, या तो इसमें ये बोल देंगे इवेपोरेशन रेट है, आपको डिफिनेशन दे दिया कि यार ये तो सब जानते हैं इवेपोरेशन रेट क्या है, कि वाटर से यार स्टीम एक आवर में कितना कन्वर्ट कर पा रहे हो आप 1 आवर में। लेकिन वो और पैरामीटर पे भी डिपेंड करता है, ग्रेट एरिया पे भी डिपेंड करता है, वो हीटिंग सरफेस पे भी डिपेंड करता है, फर्नेस के वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। ये सब आपको याद होना चाहिए, वो ऑप्शन बना के डाल देंगे। आप समझ रहे हो। अब आप क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे को जहां तक लगता है आपको समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंट इवेपोरेशन पूरा प्रॉपर तरीके से। ये है आपको, ये सीधे ध्यान रखना है आपको कि क्या होता है कि फीड वाटर, अब वहां पे क्वेश्चन पूछेगा और ऑप्शन देखोगे आप, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का नाम है, तुरंत ध्यान होना चाहिए यार फीड वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ड्राई सैचुरेटेड जो स्टीम जो हमारी बन रही है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और दोनों एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे होते हैं। तो इसमें जो HFG निकल के आती है वो कितना है, 2257 किलो जूल पर केजी, ये ध्यान होना चाहिए। और वो जो फॉर्मूला लास्ट में निकल के आता है, ये मैंने बताया ही आपको कैसे निकल के आता है, ये याद होना चाहिए। आइए क्वेश्चन करते हैं कुछ इस पे। अब देखो, आप क्वेश्चन देखो, अब बताओ आप ये कब आया है, देखो कितनी बार आया हुआ है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये ना आया हो। एसएससी जेईई 2022 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट, और आरएसएसबी में भी आया, इसरो में भी आया, और आरआरबी जेईई में भी आया। इतना इंपॉर्टेंट है ये। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कैसे आता है। अब जैसे इसमें क्या पूछा है, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड। बताओ आप क्या होना चाहिए, ऑप्शन बताओ। 0 डिग्री सेल्सियस देखते ही ऑप्शन तुरंत गलत करोगे, नहीं यार, हमारा जो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता था, फीड वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे होता था, और हमें जो सैचुरेटेड स्टीम मिलती थी, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम मिलती थी, वो भी हमको 100 डिग्री सेल्सियस में मिलती थी। तो ये तो पहला ऑप्शन गया, दूसरा ऑप्शन भी गया, खत्म। दो ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट हो जाएंगे अगर आपको डिफिनेशन ध्यान है, स्टैंडर्ड कंडीशन ध्यान है कि हमको कैसे मिलता है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, 2 ऑप्शन तुरंत हट जाएंगे। अब बचा ये 100 डिग्री सेल्सियस टू वेट एंड सैचुरेटेड स्टीम एट वेट एंड सैचुरेटेड मिलता है कि ड्राई एंड सैचुरेटेड मिलता है, आप बताओ। ड्राई एंड सैचुरेटेड मिलता है, ये ऑप्शन गलत, सीधे डी, खत्म। समझ रहे हो बात को। ये है
ऐसे क्वेश्चन है तो हर बार आएंगे डिफरेंट जेई एग्जाम में, आप समझो। और कुछ नहीं ध्यान रखना, मैंने कैसे बताया, अरे यार 0 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड कंडीशन जो हमारी होती है उसमें तो फीड वाटर भी हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और जो हमें स्टीम मिलती है ना, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम मिलती है, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो ये तो 2 ऑप्शन तुरंत कट जाएंगे। अब बचा 2 ऑप्शन, और जो हमको स्टीम मिल रही है 100 डिग्री सेल्सियस, वो वेट कहाँ रहती है, वो तो ड्राई एंड सैचुरेटेड है। 3rd ऑप्शन भी गया, बचा क्या 4th ऑप्शन, 100 डिग्री सेल्सियस टू ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम। कितना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान होना चाहिए आपको, समझ रहे हो आप। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो आप, सीधे डिफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको पता है तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। एसएससी जेईई 2017 आता है, ये हर एग्जाम में आता है, ईएससी में भी आया हुआ है इसका क्वेश्चन, बॉयलर का इक्विवेलेंट इवेपोरेशन पे। और एसएससी जेईई में अगर वो 3 से 4 क्वेश्चन दे रहे हैं तो एक क्लासिफिकेशन से देते हैं, एक माउंटिंग एंड एसेसरीज से देते हैं, और एक क्वेश्चन परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर से देते हैं। तो आप इसमें छोड़ नहीं सकते, इसको आपको ये देखना पड़ेगा। अब देखो क्या है, ये क्या है, MW इज द मास ऑफ वाटर चेंजिंग द एंथैल्पी फ्रॉम H1 एंड H2 इन द बॉयलर, एंड L इज द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन इक्विवेलेंट डिफाइन एज। ये तो अभी मैंने आपको बताया, ये डेफिनेशन है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का। उसने क्या बोला पहली कंडीशन में कि मास ऑफ वाटर है आपका, मास ऑफ वाटर चेंजिंग एंथैल्पी फ्रॉम H1 एंड H2। अब देखो यहां से, ये है आपको, अगर हम बात करें तो यहां पे मास ऑफ वाटर है और एंथैल्पी कितनी चेंज हो रही है, H1 से H2। यार ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, तो इसमें जो हीट निकल के आएगी कितनी आएगी, MW कितना आ जाएगा, H2 माइनस H1। ये हुआ। अब यहां पे आप देखें तुरंत 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब समझ गए आप ये कौन सी कंडीशन हो गई यार, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। और स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारा फीड वाटर भी होता है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जो होता है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और इसमें जो हीट निकल के आती है वो HL दे दिया है इनको, 2257 ना लिख के क्या दे दिया है, HL। अब इसको अगर आपको निकालना है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, तो कैसे, इसमें जो हीट निकलेगी वो कितनी एब्जॉर्ब होगी, वो होगी ME इंटू HL। अब इसको बराबर किसको कर दोगे, जो हीट एब्जॉर्ब यहाँ हुआ है, MW H2 माइनस H1। अब निकाल लो यहाँ से ME कितनी आ जाएगी वैल्यू, MW H2 माइनस H1 अपॉन L। यहां पे क्या हो गया, L, यहां पे इन्होंने L दिया है H को, तो L लिख लो आप, बस निकल आएगा आपका L। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जैसे बताया है, अगर वैसे आपको ध्यान है तो आप तुरंत क्वेश्चन कर ले जाओगे, आप ये जानो। और कोई ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। देखो ये वर्किंग कंडीशन है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है जो आपको बताया था, यानी ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, और वहां पे लेटेंट हीट जो मैंने आपको बताई थी 2257 किलो जूल पर केजी, उसकी जगह पे L दे रखा है। तो आप तुरंत क्या करोगे, तुरंत ध्यान होना चाहिए यार, इक्विवेलेंट इंटू L। और यार स्टैंडर्ड कंडीशन ये नहीं, ये वर्किंग कंडीशन है, तो MW इंटू क्या, H2 माइनस H1। अब यहां से ME की वैल्यू निकाल लो आप आराम से, क्या आ जाएगा, MW H2 माइनस H1 अपॉन L। खत्म हो गया क्वेश्चन। ध्यान होना चाहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप ये देखो, आप क्वेश्चन बताओ, आप सेम है, वही क्वेश्चन। तरीके से इसलिए बता रहा हूं ताकि वो आपको ध्यान रहे कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, वर्किंग कंडीशन क्या है। वर्किंग कंडीशन में जो एक्चुअल इवेपोरेशन है मास का केजी पर आवर, उसमें जो डेल्टा H हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसका मल्टीप्लाई करो। और जो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन है यार, उसमें तो जो हमारा ME है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, और उसमें तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो लेटेंट हीट कितनी है अपनी, 22 से 57 किलो जूल पर केजी।
उसका मल्टीप्लाई करके दोनों बराबर कर दो जितनी हीट ऑब्जॉर्ब, वहां से एम ई की वैल्यू निकाल लो, वही है। अब ये भी क्वेश्चन आप देख लो क्या है, द एंथैल्पीज ऑफ फीड वाटर एंड स्टीम। देखो आप तुरंत बनाओ ऐसे ध्यान हो तो कि यार कितना दे रखा है, फीड वाटर की कितनी दे रखी है 73, कितना दे रखा है किलो जूल पर केजी, और स्टीम की कितनी दे रखी है 2800 किलो जूल पर केजी। अब क्या बोल रहा है, स्टीम आउटपुट, यानी कितना स्टीम आउटपुट इससे हो रहा है, एम एक्चुअल कितना दे रखा है 1128.5। अब क्या पूछ रहा है, द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। अब आप समझ गए इक्विवेलेंट इवेपोरेशन निकालना है तो कैसे निकालोगे, एम ई 2257 इक्वल टू कितना, एम एक्चुअल इंटू डेल्टा एच। अब रख दो वैल्यू, एम इक्विवेलेंट 2257 इक्वल टू एम एक्चुअल की वैल्यू कितनी है 1128.5 और डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है 2800 माइनस कितना 73। अब यहां से एम ई की वैल्यू निकाल लो आप, एम ई की वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से 1128.5 2800 माइनस 73 अपॉन कितना 2257, ये है आपका, निकाल लो। जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से होगा, आंसर भी आ जाएगा। ये आया हुआ है एसएससी जेईई 2017 में। जो तरीका बताया है ना वैसे करो आप, नहीं तो फार्मूले में कंफ्यूजन होगा। अब अगर फार्मूला आप याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है कि यार एम एक्चुअल है, डेल्टा एच है इक्वल टू 2257, ये याद कर लो। लेकिन ये क्या होता है, जनरली लोग भूल जाते हैं कि क्या होता है, तो वो चीज़ मैं बताता हूँ, इसीलिए मैं इस तरीके से न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। जो बोला है उससे आप कभी भूल ही नहीं सकते, आप भूलोगे ही नहीं। आप समझ रहे हो बात को, नहीं भूलोगे। ये है एसएससी जेईई 2017 का क्वेश्चन है, एक ही तरीके से बता रहा हूँ, डिफिनेशन भी उसी तरीके से बताया मैंने, न्यूमेरिकल करने का तरीका भी उसी तरीके से बता रहा हूँ। लोग याद करते हैं यार एम इक्विवेलेंट इक्वल टू एम ए डेल्टा एच अपन 2257, इसमें कंफ्यूजन होता है किसका एच ले किसका एफ। ऐसे याद करो आप सीधे कि यार फीड वाटर का दे रखा है और ड्राई सैचुरेटेड का दे रखा है, तो इसमें जो हीट अब्जॉर्ब होगी वो एम ए इंटू डेल्टा एच हो जाएगा। और फिर इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट में डेल्टा एच कितना होता है यार 2257, तो एम ई इंटू 2257 किलो जूल पर केजी, दोनों को इक्वेट कर दो, वहां से एम ई की वैल्यू निकालो। देखो वही तरीका किया है मैंने, आप समझो, ऐसे करो न्यूमेरिकल। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बताओ, अगर ये आपको पता है तो तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, बस आपको तरीका पता हो कैसे आया है। लोग याद करते हैं इक्विवेलेंट इवेपोरेशन इक्वल टू यार एम ए इंटू डेल्टा एच अपॉन 2257, कैसे आया है वो देख लो आप। तो कभी अगर लैंग्वेज में कभी कोई इशू होगा ना, वो आप समझ जाओगे, क्योंकि पूछेगा वही लैंग्वेज में घुमा देगा आपको। तो बस आपको ध्यान होना चाहिए कि यार वर्किंग कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन में यार टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फीड वाटर का बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि दिमाग में छप जाए ये आपके। आज के बाद अगर इक्विवेलेंट इवेपोरेशन कोई पूछे तो ध्यान होना चाहिए आपको कि यार दो कंडीशंस होती हैं, एक वर्किंग कंडीशन है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता था कि जो हमारी फीड वाटर होता था वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होता, जो स्टीम मिलती थी वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होती थी। तो यार इसमें तो हीट ट्रांसफर डेल्टा एच तो निकाल ही नहीं सकते। यहाँ पे एक टर्म आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसकी वैल्यू 2257 किलो जूल पर केजी है। और वर्किंग कंडीशन में क्या होता है कि फीड वाटर कुछ एंथैल्पी पे होगा, मान लो HF है, और जो हमारी स्टीम निकल रही है वो H है, और एक्चुअल इवेपोरेशन का वैल्यू MA है। तो इसमें से कितनी हीट निकलेगी, MA इंटू डेल्टा एच। ये ध्यान होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए चीजें। इससे क्या है, क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे। अब इसमें क्या है, सेम कहानी वही है कि H इज द टोटल हीट ऑफ स्टीम किलोकूल पर केजी एंड H इज द सेंसिबल हीट ऑफ फीड वाटर। समझ रहे हो, फीड वाटर का कितना है, स्मॉल h है, और कैपिटल H कितना है आपकी स्टीम का है। तो आप फिर बना लो, यहाँ ऐसे बनो, क्या दिक्कत है। ये फीड वाटर रहता है यहाँ पे, और इसका कितना दे रखा है, H इज द सेंसिबल हीट ऑफ फीड वाटर, और स्टीम का कितना दे रखा है, कैपिटल H दे रखा है। अब बोल रहा है देन फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन बताना है।
तो मैंने क्या बताया था फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन, जो हमारा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकल के आता था ME क्या आता था, एक्चुअल इंटू H माइनस HF अपॉन 2257। मैंने इसमें क्या बताया था, ये जो टर्म बताया था आपको, ये क्या होता था, यही होता था इवेपोरेशन फैक्टर। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1। यही तो बताया था इवेपोरेशन फैक्टर। और ये आता क्यों है, ये इस वजह से आता है क्योंकि हम तो ये चाहते हैं ना, हमारा तो बॉयलर, ये लोग बोलते हैं कि भैया स्टैंडर्ड कंडीशन है हमारा कि फीड वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस हो और जो हमारा वो स्टीम बने वो भी 100 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन ऐसा बॉयलर में एक्चुअली होता नहीं है ना, इस वजह से ये टर्म आया। अब इसको क्या है, अब आप क्या दिए इसमें, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन लिखो आप, कितना दे रखा है, H कैपिटल H माइनस फीड वाटर का कितना, स्मॉल h, और वैल्यू कितनी होगी 2257। लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं, अरे यार ऑप्शन में तो ये है ही नहीं। अब क्या, आप यूनिट देखो, अब इनकी क्या दे रखा है, ये यूनिट हम लोगों ने तो क्या पढ़ा है, किलो जूल पर केजी में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, कैलोरी में। अब आपको एक कैलोरी पता होनी चाहिए कि एक कैलोरी जो होती है वो कितने जूल के बराबर होती है, 4.2 जूल। होती तो 4.18 है, लेकिन लगभग उसको लिखते हैं 4.2 जूल में। अब चेंज कर दो, ये तो अपना जो आया है ना, ये तो आया है किलो कैलोरी पर केजी में, लेकिन अब अपने को क्या है इसमें देख रहे हैं यार 2257, ये तो है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं मैच कर रहा, तो कैलोरी को चेंज कर दो आप, H माइनस स्मॉल h अपॉन 2257 इंटू 4.2, अब आ जाएगा किलो जूल पर केजी। अब इससे डिवाइड कर दो 4.2, तो ये देख रहे हो अगर 4.2 करोगे तो 5 बढ़ जाएगा, और कोई ऑप्शन में है नहीं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ऐसे करो क्वेश्चन, देखो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 539। समझ में आना चाहिए आपको, ये है कहानी पूरी। अब नहीं छूटना चाहिए इक्विवेलेंट इवेपोरेशन पर। अगर क्वेश्चन इतनी बार मैंने बोला है ना, बोलता भी इसीलिए हूं कि आपको याद हो जाए यहीं क्लास में ही, बाद में आप क्या पढ़ो, एक बार आप पढ़ो तो वो, अब जैसे ये है मैंने ये दिया है, अगर ये चीज इतनी बार बोला, आप एक बार पढ़ोगे वो चीजें दिमाग में तुरंत रिकॉल हो जाएंगी, तुरंत। अगर ये सब पता है आपको, ये मैं यही सब तो बता रहा हूं अभी से, ये निकाला है हमने और इसी को बोल दिया था हमने इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो, ये देखो H माइनस H अपॉन 2257, इसी को तो बोला था इक्विवेलेंट इवेपोरेशन फैक्टर। तो ये है। अब आपसे इसके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए यार, गलत होने ही नहीं चाहिए, नहीं गलत होने चाहिए। ये तो दूसरा परफॉर्मेंस था। अब आते हैं तीसरे पे, अगर हम बात करें बॉयलर इफिशियंसी, थर्ड पैरामीटर है परफॉर्मेंस का, बॉयलर इफिशियंसी। इसमें भी सेम कहानी है कि फीड वाटर है, वाटर से स्टीम निकलती है, कितना हीट इसमें अब्जॉर्ब हो रहा है, और हम फर्नेस से कितनी हीट निकल रही है। बस यहां चेंज क्या हो जाता है कि फर्नेस से कितनी हीट निकल रही है। आप पढ़ो इसको, क्या है बॉयलर इफिशियंसी इज ऑल्सो टू नोन द परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द फीड वाटर फॉर इट कन्वर्जन स्टीम टू जनरेशन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द फ्यूल ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ये देखो, सप्लाइड बाय द फ्यूल ड्यूरिंग द सेम पीरियड, बॉयलर इफिशियंसी है ये। इनपुट अपॉन आउटपुट की बात करते हैं, इफिशियंसी तो यही होती है। आउटपुट में क्या मिल रहा है कि जितना हम हीट को यूटिलाइज करके स्टीम बना रहे हैं, फीड वाटर को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं स्टीम बनाने में, और दे क्या रहे हैं हम यहाँ पे, हीट सप्लाइड बाय फ्यूल, जो फ्यूल बर्न हो रहा है, जितनी एनर्जी निकल रही। तो ये तो अपने को पता ही, ये तो अभी देख ही रहे थे ये कि फीड वाटर से यहाँ पे क्या था, फीड वाटर था, और यहाँ क्या था, स्टीम बन रही थी। अगर एक्चुअल जो इवेपोरेशन है वो, तो यहाँ पे डेल्टा एच कितना निकल के आएगा, यहाँ पे डेल्टा एच कितना निकल के आएगा, MA, और यहाँ पे मान लो इसकी ये H है और ये HF, ये है डेल्टा एच, ऊपर हो गया हीट यूटिलाइज्ड बाय फीड वाटर, और नीचे क्या होगा, मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू।
जब भी क्वेश्चन पूछेगा इसकी वैल्यू दी रहेगी, कैलोरीफिक वैल्यू की। तो बॉयलर इफिशियंसी थर्ड पैरामीटर है परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस फिर से आपको रिवीजन करा रहा हूं। इवेपोरेशन रेट सिर्फ 1 घंटे में कितनी स्टीम बन रही है फीड वाटर से, उस पर ही डिपेंड नहीं करता, अदर पैरामीटर भी है डिपेंड करने के उसके, जैसे ग्रेट एरिया है, फर्नेस का वॉल्यूम है, हीटिंग सरफेस है, लेंथ, उन बातों पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए क्या आया, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन टर्म आया, क्योंकि बहुत सारे उस पर डिपेंड हो रहे थे। तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन क्या है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन ले ली हमने कि मान लो हमारा जो फीड वाटर है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, और जो स्टीम हमारी बन रही ड्राई सैचुरेटेड में वो भी हमारे 100 डिग्री सेल्सियस पे है। तो इसमें जो हीट होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो लेटेंट हीट होगी, और वो कितनी होगी, 2257 किलो जूल पर केजी। वहां से इक्विवेलेंट इवेपोरेशन निकाला हमने। एक हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन, एक वर्किंग कंडीशन जिस पे बॉयलर वर्क करता है, वर्किंग कंडीशन पे। तो यहां से वर्किंग कंडीशन में क्या है, फीड वाटर की कुछ एंथैल्पी है, कुछ स्टीम की एंथैल्पी है, और कुछ इवेपोरेशन, एक्चुअल इवेपोरेशन जो हो रहा है, उन दोनों के हीट को बराबर करके वहां से एम इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने निकाली। समझ में आना चाहिए कि एम की जो वैल्यू आ रही है वो एम ए डेल्टा एच जो लिख रहे हो अपन 2257 लिख रहे हो, आ कहां से रही है। नहीं तो आप एंथैल्पी की वैल्यू जो लिखोगे ना, आप हमेशा गलत लोगे क्वेश्चन, अगर जरा सा भी घुमा दिया तो। अगर आपको ध्यान है तो आप तुरंत कर लोगे क्वेश्चन को। और बॉयलर इफिशियंसी की बात वही है कि इनपुट आउटपुट। इनपुट क्या दे रहे हो आप, जो फ्यूल को बर्न करने में एनर्जी लग रही, मास ऑफ फ्यूल और कैलोरीफिक वैल्यू, और जो हीट यूटिलाइज हो रही फीड वाटर में वो ये है, ये जो मैंने बताया स्टीम बन रही। तो ये है बॉयलर इफिशियंसी। क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ये यूनिट आप देख लो, और ये चीज आप ध्यान रखो जरा इस बात को। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बॉयलर इफिशियंसी ऑफ मॉडर्न बॉयलर वेरीज 0.80 to 80 to 95% है। कभी ऑप्शन में दे दे, अरे एसएससी जेई का कोई भरोसा नहीं है, वो इसी में खेल लेते हैं, 75 दे देंगे, 60 दे देंगे, आपको 50% दे देंगे, और एक ऑप्शन बना देंगे, एक नया क्वेश्चन बना देंगे। तो ये ध्यान होना चाहिए कि जो मॉडर्न हमारा बॉयलर है उसका जो इफिशियंसी वेरी करती है वो 80% से 95% तक है। ये याद होना चाहिए आपको। क्या पता ये अभी दे दे जो पेपर हो रहा है एसएससी जेईई। भरोसा नहीं हो, डेटा वाले क्वेश्चन तो उनको वैसे भी अच्छे लगते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, कुछ भी छोड़ा नहीं है मैंने इसमें बॉयलर में, और जितने अच्छे क्वेश्चन है वही कराए हैं। बार बार रिपीटिशन वाले क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, एक भी क्वेश्चन रिपीट वाले नहीं है। अब क्लासिफिकेशन ऐसे सीरीज में सारे जो आपको बताए थे फ्लू गैसेस कैसे ट्रेवल करती, वो सब ध्यान होना चाहिए। आज खत्म हो रहा है बॉयलर परफॉर्मेंस, ये नहीं है कि इसको रख दोगे, ये भूलता भी है। जितनी जल्दी आप याद की हो ना, जितनी जल्दी आप समझे हो, अगर रिवीजन नहीं की हो ना तो ये भूल जाएगा। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। अभी तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो इस चीज को समझने के लिए फिर से आपको उतना ही समय देखना पड़ेगा। ऐसे क्या है कि हर 10 दिन में, 15 दिन में अगर आपको एक बार रिवीजन कर लोगे तो बॉयलर आपको एग्जाम टाइम में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से बताओ और इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराइए। अल्टीमेट अपना क्वेश्चन होना चाहिए। आप पढ़ तो हम लोग बहुत दिन से रहे, क्वेश्चन का जो अटेम्प्ट करने का तरीका हो वो कैसा होना चाहिए, कैसे की पॉइंट ढूंढ को क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट करें, ये अप्रोच होनी चाहिए एसएससी जेईई में। क्योंकि ये याद रखो, आप 100 क्वेश्चन अगर एसएससी जेईई में आ रहा है, 100 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो 10 न्यूमेरिकल होगा। अगर स्पीड आपकी सही रही तो 50 से 55 मिनट में आप वो क्वेश्चन कर ले जाओगे, क्योंकि रीजनिंग भी सही आती है, उसमें लगता है 50 मिनट, आप ये समझो। तो समय बचाना है इन सब क्वेश्चनों में, डाउट में नहीं रहना है। अब क्वेश्चन देख लो बॉयलर का, अगर आपको पता है फॉर्मूला तुरंत हो जाएगा। क्या वैल्यू दे रखी है कि बॉयलर प्रोड्यूसेस 100 kg पर आवर स्टीम विद राइज एंथैल्पी, डायरेक्ट राइज एंथैल्पी का दे रखा है। ये राइज मतलब डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है, केजी।
एंड इट्स वैल्यू ऑफ कोल यूज्ड इतना एंड कंजप्शन इज 100 kg per hour. What would be the boiler efficiency? बताओ। तो बॉयलर इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एम एक्चुअल इंटू डेल्टा एच अपॉन मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू, यही पढ़ा। अब रख दो वैल्यू। एक्चुअल मास कितना हो रहा है? 1000 इंटू कितना है अपॉन कितना है? मास ऑफ फ्यूल कितना दे रखा है? 100 और कितना दे रखा है? कैलोरीफिक वैल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30,000। समझ में आ रहा है? ये लिख रहे हैं, ऐसे लिखना पड़ेगा जल्दी जल्दी। अगर ध्यान है आप तो ऐसे लिखोगे डायरेक्ट इक्वेशन। वहां पे एग्जाम पे ये नहीं कि डेल्टा एच सजा सजा के, आप ऐसे नहीं लिखने की जरूरत है, ये भी नहीं लिखने की जरूरत है। तुरंत ये लाइन लिखनी चाहिए आपको, तुरंत। अब आप इसको करोगे, करो आप। 4 जीरो से 4 जीरो इधर कटेगा, कितनी वैल्यू है ये? 30। 3 से इधर गया, 3 4 2 6, 30,000 है ना? 30,000 ऑन 100, और ये कितना है? 1000 है। ये तो वैल्यू गलत ले ली है। इसकी वैल्यू कितनी है? 1000। अब 2 जीरो से 3 और ये 5, 4 1 5, कितना आ गया? 25/30, 5/6। अब 1/6 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है? 16.66, और ऊपर मल्टीप्लाई 5 है तो आ जाएगा आपका 73.33। इसमें कैलकुलेशन भी, ये तो हर जगह ही काम आता है कि यार 1/3 का कितना होता है? 33.33। तो 1/6 का कितना हो जाएगा? यहाँ पे इंटू 5 है ना, तरीका बता रहा हूँ। तो 1/6 का 16.66 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 83.33 आ जाएगा। कैलकुलेशन करने भी आना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करें, जल्दी आ जाए। नहीं तो ऐसे डिवाइड करते रहोगे तो हो जाएगा समय। समझ में आ गया ये चीज कैसे करना है बॉयलर परफॉर्मेंस के क्वेश्चन? और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। एसएससी जेईई का आप पीवाईक्यू लगा लेना, उसमें जो मैंने बताया उससे बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं। जितने अच्छे क्वेश्चन थे वो करा लिए, जो आएंगे एग्जाम में वो भी यहीं से आएंगे। समझ रहे हो आप बात को? समझो। और ऐसे क्वेश्चन को करने की अप्रोच होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और है लास्ट, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, आ सकता है। अभी यही बचा हुआ है, एसएससी में भी शायद एक बार पूछा है, तो इस पे क्वेश्चन दे सकते हैं कि हीट लॉसेज इन अ बॉयलर टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ, कि हीट लॉस किस किस फॉर्म में हो सकता है। तो आप देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आपके लिए डाल दिया है, ये देखो आप, ये आपको ध्यान होनी चाहिए कि हीट लॉस किस किस फॉर्म में है। कोई भी चीज छोड़ा नहीं है मैंने। अगर आप ये 3 4 या 5 लेक्चर लिए हैं बॉयलर के विद क्वेश्चन, 65 से ऊपर 67 या 8 क्वेश्चन मैंने कराया बॉयलर के। अगर ये 68 पॉइंट आपने प्रैक्टिस की है ना, तो एक भी क्वेश्चन किसी एसएससी जेईई के एग्जाम या कोई आरआरबी जेईई हो, एसएससी जेईई हो, जेएसएससी जेईई हो, आरएसएसबी जेईई हो, यूपी आरवीएनएल जेईई हो, किसी एग्जाम में गलत नहीं होगा। इसरो तक में भी इवेपोरेशन फैक्टर के क्वेश्चन पूछे हैं, अभी 2020 में भी पूछा गया है। अगर आप इसको पढ़े हो ना पूरे ढंग से तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है मेरी। और जिसने अभी नहीं पढ़ा है, आप जाके नीचे लिंक है टेलीग्राम का, उसमें आपको सारी पीडीएफ भी मिल जाएगी और जितनी क्लासेस हैं उनकी लिंक भी मिल जाएगी आपको। और उसमें कुछ ट्रिक बताए हमने कि कैसे क्लासिफिकेशन को याद करना है, और ऐसे सीरीज की वर्किंग पूरी बताई है। अगर वो सब चीज़ें आपको ध्यान है ना, वो लैंग्वेज में खेलता है, डेफिनेशन कभी भी चेंज नहीं होती है, लैंग्वेज में खेल देगा वो आपके साथ। और कैसे खेलेगा वो मैंने आपको सारे वीडियो में बताया, क्या कर देगा। 65 क्वेश्चन बॉयलर की प्रैक्टिस की हो आप, इससे बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता।
नहीं आएगा वो। अब ये क्वेश्चन ये इस टाइप का अभी आया नहीं है, आ सकता है, तो इसको आप देख लो कि 100% फ्यूल दे रहे, स्टीम इतनी बन रही है, तो बाकी सब लॉसेज हो रही हैं। क्या हीट लॉसेज ड्यू टू ड्राई फ्लू गैसेज, डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ सकता है कि कितना परसेंट ड्राई फ्लू गैसेज में हीट लॉस हो रही है, डायरेक्ट पूछ सकता है। अब ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको, पूछ सकता है, ये पूछा नहीं है अभी एसएससी जेईई में, लेकिन आने के चांसेस हैं इसके। ये हो गया 12.7%। दूसरा 8.1% हीट लॉस ड्यू, ये किस में हो रहा है, स्टीम इन फ्लू गैसेस, ये ड्राई फ्लू गैसेस है। मॉइस्चर में कितना हो रहा है, 1.7%। हीट लॉस ड्यू टू द मॉइस्चर इन एयर कितना हो रहा है, 0.3%। 2.4% किस में हो रहा है, रेजिड्यू में, और 1.0% रेडिएशन ऑफ अदर अनअकाउंटेड लॉसेस। ये ध्यान होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, अदर एग्जाम में पूछा हुआ है जेईई के, यूपी आर्विनल जेईई में पूछा है, यूपी ट्रिपल एससी जेईई में पूछा है, यूपी ट्रिपल एससी जेईई का भी एग्जाम का आप क्वेश्चन देखोगे ना बॉयलर के भर भर के, अगर आप पीवाईक्यू मिले आपको मौका तो लगाओ आप। अब समय आ गया, एसएससी जेईई अब बहुत दूर नहीं है, लग जाओ आप, लगना ही पड़ेगा। बॉयलर आज खत्म हो रहा है, आप समझ रहे हो बात को, क्वेश्चन वो देख लो आंसर। द हीट लॉस इन द बॉयलर बताया था, हीट कैरिड बाय फ्लू गैसेस, हीट कैरिड बाय ऐश, मॉइस्चर प्रेजेंट इन तीनों है, दिखाया था आप, वो देख लेना। तो बॉयलर से जितने क्वेश्चन बन सकते थे, जितने पॉसिबल चीजें थी, वो मैंने सब आपको बताई। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है और टेस्ट दो। प्रैक्टिस मॉक में भी टेस्ट सीरीज चालू है, आप ले लो, टेस्ट सीरीज देना शुरू करो, चैप्टर पढ़ते जाओ, करते जाओ। टाइम का बहुत खेल है, मैं बार बार वही चीज़ें करता हूं कि अगर ये सब चीज़ें और ये याद होंगी तो विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन निकलेगा, और अगर ये क्वेश्चन निकल जाएगा तो आप उन क्वेश्चनों में समय दे सकते हो, क्योंकि टफ नहीं आता है एसएससी जेईई में। हाँ, आप कभी उसके बारे में सुने नहीं होगे, वो सही है, लेकिन न्यूमेरिकल टफ नहीं आता है। न्यूमेरिकल छूटता क्यों है, क्योंकि इतने क्वेश्चन रहते हैं ना कि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हो, रीजनिंग में समय ज़्यादा चाहिए होता है। तो आपको इस तरीके से अपने माइंड को सेट करना है ना हमको कि जो क्वेश्चन हमें आते हैं वो गलत नहीं हो और उसमें समय बहुत कम लगना चाहिए, ताकि अगर 10 क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आ रहा है ना तो उनको एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर सको। लड़के वो छोड़ देते हैं कि यार बाद में आएंगे, और समय जब दोबारा मिलता नहीं है उनको अटेम्प्ट करने का। तो जैसे क्वेश्चन का करने का तरीका मैंने बताया है ना, कीवर्ड देखो, वहां पे देखो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का क्वेश्चन था, तो मैंने बताया 0 डिग्री सेल्सियस, आप देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, 2 ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट हो गए कि यार फीड वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और जो स्टीम बनती है ड्राई सैचुरेटेड वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। और ये बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। अब मैं आपसे उम्मीद यही करता हूं कि बॉयलर आपको एकदम तैयार हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए बॉयलर की एक एक चीजें, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन जैसे समझाया है वैसे ध्यान होना चाहिए, ताकि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना उसमें गलती ना हो। तो ये सब सारी बॉयलर की बातें हो गई। बॉयलर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से आप ध्यान दो। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर की बातें की थी, 4 प्रकार से, वो भी पढ़ा था हम लोगों ने। प्रेशर के अकॉर्डिंग, फायरिंग के अकॉर्डिंग, ट्यूब के अकॉर्डिंग, सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग, डबल एल डबल सी तो पढ़ा ही था कि फायर ट्यूब, इंटरनली फायर्ड लो प्रेशर बॉयलर के एग्जांपल होते हैं लंकाशायर, लोकोमोटिव, कॉर्निश, कॉकरन। इस पे खूब ढेर सारे हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे। फिर एक एक बॉयलर के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कि यार लंकाशायर बॉयलर होता है, कॉर्निश बॉयलर होता है, कॉकरन बॉयलर होता है, लोकोमोटिव बॉयलर होता है। इनकी वर्किंग पढ़ी थी, इन पे क्वेश्चन किए थे। उसके बाद फिर वाटर ट्यूब बॉयलर में पढ़े थे, विलकॉक्स बॉयलर पढ़े थे, लेमॉन्ट पढ़े थे, बेंसन पढ़े थे, उस पे क्वेश्चन किए थे। सुपर क्रिटिकल बॉयलर क्या होता है, जो 221.2 बार से इस बार का क्वेश्चन आया था कि सुपर क्रिटिकल बॉयलर कौन से हैं, ऑप्शन में दे रखा था 250, 150, 100। अब अगर आपको पता है कि जो हमारे सुपर
क्रिटिकल बॉयलर होते हैं, वो हमारा क्या होता है 221.2 बार के बाद के प्रेशर पे स्टीम जनरेट करता है। तो आप एक ही ऑप्शन था 250, वो खत्म किया था। फिर बात किए थे हम लोग बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज की। अब बॉयलर माउंटिंग में हम लोगों ने हर एक पार्ट को पढ़ा था, फ्यूजिबल प्लग हो, चाहे प्रेशर गेज हो, चाहे वाटर लेवल इंडिकेटर हो, ब्लो अप कॉक हो, फीड चेक वाल्व हो, इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर हो, सेफ्टी वाल्व हो, स्टीम स्टॉप वाल्व हो, जंक्शन वाल्व हो, इन सब के बारे में पढ़ा था। फिर आपने पढ़ा था एसेसरीज। एसेसरीज में किस किस के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था पहले कि फ्लू गैसेस किस में आती हैं, सुपर हीटर में जाती है, फिर इकोनोमाइजर में जाती है, फिर एयर प्री हीटर में जाती है, फिर चिमनी में जाती है। फिर अलग अलग क्वेश्चन भी किए थे एयर प्री हीटर के, इकोनोमाइजर के, सुपर हीटर के, स्टीम ट्रैप की बात की थी हम लोगों ने, स्टीम ट्रैप पे क्वेश्चन किए थे। तो इतनी ढेर सारी, और आज फिर बॉयलर परफॉर्मेंस, बस इससे ज़्यादा नहीं आता बॉयलर में। आप समझो इस बात को, 67 क्वेश्चन आपने सिर्फ बॉयलर के किए हैं। 67 से आप दुगना कर लो, क्योंकि इससे क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी बताया मैंने आपको। तो बस अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पावर प्लांट में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, यही एनर्जी के साथ। अब आपका काम क्या है कि टेलीग्राम पे जाओ, आप इस जितनी भी आपकी ये पीपीटी है, जितने भी आपके क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस करो। कोई डाउट हो तो डाउट ग्रुप भी हमारा बना हुआ है, उसको जाके ज्वाइन करो। कोई भी डाउट हो आप उस पर बेधड़क पूछ सकते हो। इससे नहीं, किसी भी मैकेनिकल के किसी भी टॉपिक से आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आपको एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा आपको। चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे और नए टॉपिक के साथ पावर प्लांट के। धन्यवाद।